अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फंजाई की सेकंड स्पीशी कवर करेंगे जो कि है आपके पास पेंसिलियम। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, फंजाई की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशी है ये। आपके जो पेपर्स हैं उनमें पेंसिलियम से आपके पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए ये स्पीशी वो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि फंजाई है तो भाई माइसीलियम से बना होगा, लेकिन जो इसका माइसीलियम है वो किस तरह का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होता है आपके पास, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। जितने इसके जो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास थ्रेड्स जो फैले होते हैं माइसीलियम जो है, ठीक है, जिसको हमने हाइफी कहा था, वो किस तरह के होते हैं, सेप्टेटेड होते हैं। यार एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें कुछ सेप्टेटेड हैं, कुछ नॉन सेप्टेटेड हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो सेप्टेटेड है और कौन सी नॉन सेप्टेटेड स्पीशीज़ हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ये कलर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास जो कोनिडिया होता है वो आपको पता है जो कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है, वो इसमें कलर्ड होता है, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 4 लेयर से बनी होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी ग्लूकेन से बनी होती है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट से आपकी बनी होती है। नेक्स्ट जो है उसकी प्रोटीन से थर्ड आपके पास काइटिन, और फोर्थ आपके पास पेक्टिन या हेमी सेलुलोज से बनी होती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट आपके पास चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकेन की। नेक्स्ट आपके पास प्रोटीन है, थर्ड आपके पास काइटिन है, और फोर्थ आपके पास पेक्टिक या हेमी सेलुलोज, यानी या तो उसमें पेक्टिक होगा या हेमी सेलुलोज होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे सराउंड किया होता है आपके पास साइटोप्लाज्म को, ठीक है, जिसमें आपके पास तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हो सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर है, ठीक है। इसमें जो फूड स्टोर होती है, ठीक है, जो फूड स्टोरेज है इनका मतलब अपने लिए न्यूट्रिशन तो इन्होंने करनी है, इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिशन गेन करने के लिए इनको किसी स्टोर फूड की ज़रूरत है। और वो जो स्टोर्ड फूड है वो इनमें किस फॉर्म में होती है, ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, यानी फैट्स की फॉर्म इनके अंदर जो है ना वो स्टोर होती है, ठीक है, ऑयल ग्लोब्यूल्स। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन याद रखिएगा, ये वर्ड आप ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं ना इनमें सेम सेम किस्म के मतलब एक जैसे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन वर्ड है, ठीक है, वो फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, या कोई और प्रोसीजर है। अब फ्रेगमेंटेशन है तो मतलब सब में एक ही जैसी फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर होता है, यानी वो किसी भी जो फ्रेगमेंट है उसके बॉडी से कोई भी फ्रेगमेंट को ब्रेक होता है, ठीक है, टॉन होता है, गिरता है, सेपरेट होता है, और वो जो फ्रेगमेंट है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट माइसीलियम बना ले। अब ये जो प्रोसीजर है ये तमाम स्पीशीज़ में सेम रहेगा। आपने इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ पढ़नी है, जो मेन चीज़ है ना आपकी मेन वर्ड के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फिर बात करते हैं इसकी एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन अभी पहले पिछले हम बात की कि इसमें कलर्ड कोनिडिया होते हैं, ठीक है, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस की मदद से होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर है कोनिडियो फोर्स की मदद से। ये जो कोनिडियो फोर्स हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह से इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, और यही आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी इनमें आगे सेलुलर डिविजन्स होती हैं। अच्छा जी, तो ये जो आपके पास हम बात कर रहे थे कि उसमें कोनिडियो फोर्स हैं, ठीक है, ये आगे जाके इनमें सेलुलर डिविजन्स होती हैं, और जब इनमें सेलुलर डिविजन्स होती हैं तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं मेट्यूले में, ठीक है, मेट्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये इन्होंने एक मेच्योर स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब इनमें जो है ना नंबर ऑफ़ जो शेप्स हैं, ठीक है, फ्लास्क शेप, ठीक है, जो आपके पास होता है घर जो फ्लास्क पड़े होते हैं, ठीक है, उनकी जो नीचे से शेप होती है उस तरह का सेल्स इनमें पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइलाइड्स, ठीक है, फाइलाइड्स, ठीक है। और ये जो फाइलाइड्स हैं ये डेवलप होते हैं हर मेट्यूल, यानी जो कोनिडियो फोर्स से मेच्योरेशन के बाद मेट्यूले बना था, उस मेट्यूले के हर मेट्यूले के ऊपर एक फ्लास्क शेप किस्म का एक सेल बनता है जिसको आप बोलते हैं फाइलाइड, ठीक है। और ये इसके बाद ये जो फाइलाइड्स हैं ये आगे जाके आपके पास कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके पास पेंसिलियम दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे आपके पास
स्टाइप है, स्टाइप इन्होंने स्टेम को कहा हुआ है, ठीक है, आपको पता है क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन इतनी नहीं होती तो इसलिए हम इसको प्रॉपरली स्टेम नहीं कह सकते, ठीक है, स्टाइप है। उसके बाद अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो है मेट्यूलेम, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास फाइलाइट्स आपके पास मौजूद हैं और फाइलाइट्स के ऊपर जो फॉर्मेशन हो रही है वो कोनिडिया की हो रही है, ठीक है, कोनिडिया इसके ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। बात करते हैं आपके पास सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है, जो सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो इसमें विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर्स होता है, ठीक है, कुछ जो स्पीशीज़ हैं इनकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो होमोथैलिक हैं और कुछ हेट्रोथैलिक हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ में पीछे भी काफ़ी स्पीशीज़ में यूज़ करती हुई आ रही हूँ, आपको पता होगा होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक क्या होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो आपके पास एंथेरिडियम है और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है इसमें वो एस्कोगोनियम है, ठीक है। अब बात करते हैं एस्कोगोनियम की, ठीक है, एस्कोगोनियम क्या है, ये जितने भी आपके जो वेजिटेटिव माइसीलियम है आपके जो पीछे जो हमने बात की थी, ठीक है, वो आगे डेवलप करता है आपके पास वेजिटेटिव जो माइसीलियम है वो डेवलप करता है आपके पास एस्कोगोनियम। अब ये जो एस्कोगोनियम है ये यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, और प्लस इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है एस्कोगोनियम का इसमें फिर आपके पास रेपिटेटिव डिविजन्स होती हैं और ये प्रोड्यूस करता है 32 से 64 न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस था एस्कोगोनियम के अंदर, उसमें रेपिटेटेड डिविजन्स हुई हैं, बार बार डिवाइड किया है और कितने नंबर तक डिवाइड कर सकता है 32 से 64 तक। दूसरा मेल सेक्सुअल ऑर्गन इसमें जो है वो एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम जो है ना वो आपके पास जो स्ट्रक्चर है एस्कोगोनियम का उसके अराउंड जो है आपके पास ब्रांच कॉइल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट होती है, यानी एस्कोगोनियम के बाहर की तरफ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होते हैं, कॉइल की फॉर्म में, ठीक है, कॉइल्स आपने देखी होंगी, ठीक है, वो ऐसे स्प्रिंग नुमा जो होती हैं उस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, उसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट होती है। और ये जो एपिकल पार्ट है इसका उसको सेपरेट किया होता है एक सेप्टा ने, सेप्टा क्या थी, सेपरेशन थी, ठीक है, एक सेपरेशन की मदद से ये उससे सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से यूनिसेलुलर एंथेरिडियम बनता है और उसमें आपके पास एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। पहले हमने एस्कोगोनियम की बात की थी, उसमें भी आपके पास सिंगल न्यूक्लियस था जिसने बाद में डिवीजन की थी, यहाँ पे भी आपके पास एंथेरिडियम में सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपके पास एस्कोगोनियम का पता चल गया, आपको एंथेरिडियम का पता चल गया। अब इसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन का। जैसे ही मैच्योरेशन होगी जो एंथेरिडियम है, ठीक है, वो बेंड करेगा और जो एस्कोगोनियल वॉल है उसको टच करेगा। बताया था मैंने एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम तकरीबन दोनों करीब करीब ही थे, उसके बाहर जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर था उसमें आपके पास एंथेरिडियम मौजूद था। तो जैसे ही मैच्योरेशन फेज़ होगी ये जो एस्कोगोनियम है ये बेंड करेगा और एस्कोगोनियल वॉल्स को टच करेगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि उसने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाना है, जिसकी बाद क्या प्रोसीजर होना है, उनकी जो सेल वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। सेल वॉल डिज़ोल्व होगी तो ही जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो हो पाएगा। अब डिज़ोल्व हुई है साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर मौजूद था सेल के अंदर, उन्होंने क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाना है। ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग का, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर उसके बाद एक फेज़ आती है आपके पास डाइक्रियन फेज़, ठीक है। इसमें जो है ना आपके पास जो डाइक्रोटिक स्टेज है इसमें आपके पास जो दो न्यूक्लियस आपके 2n, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, आपके पास जो 2n न्यूक्लियर हैं जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपने सेल आपका जो बना है जिसमें हमने बात की कि फ्यूजन हुई है और दो सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, तो उसमें जो कंडीशन आई है वो 2n न्यूक्लियाई की है। अब एस्कोगोनियम जो है वो आपके पास रिपीटेटिवली डिवाइड करेगा, ठीक है, बार बार डिवीजन करेगा और आपके पास किस तरह के सेल बना देगा, बाई न्यूक्लिएटेड सेल बना देगा, जिसमें आपके पास दो न्यूक्लियस होंगे। पहले जो न्यूक्लियस के साथ आए थे वो सिंगल न्यूक्लियस के साथ आए थे सेल। एंथेरिडियम में आपने देखा था 1n था, ठीक है, और यानी सॉरी जो एंथेरिडियम था वो यूनिन्यूक्लिएट था और एस्कोगोनियम भी आपका यूनिन्यूक्लिएट था। अब जो कंडीशन आएगी वो आपके पास बाई न्यूक्लिएटेड आ जाएगी और बाई न्यूक्लिएटेड सेल बनाने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे स्टैक्स नहीं होती बचपन में खेलते हुए ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखी होंगी, उस तरह के स्टैक्स के फॉर्म में, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब जो ये डाइक्रोटिक सेल बना है इसकी जो टर्मिनल साइड है, ठीक है,
टर्मिनल यानी बाहर वाली जो साइड है, ठीक है, वो स्वेलअप होगी और आपके पास एस्कस बना देगी। एस्कस जो है आपके पास मदर सेल होता है। अब इसके बाद जो ये सारा प्रोसीजर था ना, ये था हमारे पास प्लाज्मोगेमी का। प्लाज्मोगेमी हो गई है। अब प्लाज्मोगेमी के डायरेक्टली बाद जितने भी आप स्पीशीज़ पढ़ेंगे, जितने भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसमें प्लाज्मोगेमी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपके पास होता है कैरियोगेमी, यानी अब आपके पास होगी फ्यूजन होगी दो न्यूक्लियस की। अब जो आपके पास 2n सेल था, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी, हमारे पास 2n सेल आया, ठीक है, उनके जो आपस में न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ होंगे, ठीक है। और आपके पास ये जो आपके पास डिप्लॉइड ज़ाइगोट है, इसमें आपके पास फर्स्ट मियोसिस होगी और देन माइटोसिस का प्रोसीजर होगा। पहले आपके पास मियोसिस, क्योंकि ये सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद माइटोसिस का प्रोसीजर होगा और ये आपके पास 8 न्यूक्लियस बना लेगा। और ये 8 न्यूक्लियस जो है ना, बाद में आपके पास फॉर्मेशन करेंगे 8 एस्कोस्पोर्स की, यानी इसने 8 एस्कोस्पोर्स बनाए हैं। एस्कोस्पोर्स के बाद एक स्ट्रक्चर है एस्कोकार्प, उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? जो आपका एस्कोगोनियम है, जिसके पास सेप्टेशन थी, हमने पहले भी बताया था, एस्कोगोनियम उसके पास एक सेप्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास डेवलपमेंट करेगा एस्कोजिनस हाइफी की, यानी इसने एक और हाइफी बना लिया, ठीक है, एक और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो आपके पास हाइफी है, ये ग्रो करेगा, स्टीराइल हाइफी होगा। स्टीराइल कैसे होगा? क्योंकि इसमें एबिलिटी होगी कि ये सेक्सुअल जो है ना रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, एज ए सेक्सुअल अपरेटस यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टीराइल हाइफी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्टीराइल हाइफी है ना, ये क्या होगा, इसने एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं पेरिडियम, ठीक है। और ये जो पेरिडियम है, इसने सराउंड कर लेना है, यानी इसने एक होलो स्ट्रक्चर बनाया है पेरिडियम, और वो जो पेरिडियम है वो एस्को जो जिनस आपका हाइफी था, जो स्टीराइल हाइफी था, उसको क्या करेगा, सराउंड कर देगा। क्यों सराउंड करेगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर देगा ताकि वो उसके अंदर ही ग्रो करे, ठीक है, और उसी के अंदर ही ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी बनाए। फिर से बात करते हैं, ये जो आपका स्टीराइल हाइफी था, ठीक है, ये बार बार इंटरवूमेन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम ये स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं ना, बार बार ये एक धागे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ठीक है, ऐसा जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं आप, ठीक है। उस तरह का स्ट्रक्चर सिर्फ ये इस तरह का काम क्यों करेगा, ताकि वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाए और उसके अंदर इसी स्टीराइल हाइफी को क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, ताकि ये वेस्ट ना हो, ठीक है, ये ख़त्म ना हो। अब आपके पास ये जो है ना, ये जो चीज़ बनी है, इसको आप बोलते हैं एस्कोकार्प। अब इस एस्कोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसाइज, ठीक है। जैसे हम स्पोर्स की बात करते थे ना, यहाँ पे हम बात करते हैं एसाइज की, ठीक है। एसाइज जो है ना, ये एस्कोकार्प, यानी एस्कोकार्प क्या है, आपके पास ऑर्गन हो गया है, ठीक है, और इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोडक्शन हो रही है वो स्पोर्स क्या हैं, आपके एसाइज हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या आपके पास स्कैटर्ड होंगे। अब इनमें आपके पास ग्रोथ होगी, ये आपके पास साइज़ में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास कैरी हो रहा होगा। दूसरी चीज़ हमने बात की थी फाइलाइट्स की, ठीक है, ये आपके पास क्या करते हैं, माइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, और आपके पास कोनिडियम की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो फाइलाइट सेल हैं, ये बार बार डिवीजन करते हैं। जितनी जितनी डिवीजन करेंगे, जारी बात है, जब नया सेल इंट्रोड्यूस होगा तो पुराना सेल जो है वो पुश होगा बाहर की तरफ, ठीक है, और इस तरह आपके पास सेकंड बनेगा। जब थर्ड बनेगा तो फिर वो आपके पास सेकंड वन को पुश करेगा, ठीक है। ये रिपीटेड डिविजन्स क्यों हो रही हैं, ताकि वो जो आपके पास फर्स्ट कोनिडियाज हैं वो बाहर की तरफ पुश ऑन हो सके, ठीक है। और इस तरह ये आपके पास एक चेन बना लेते हैं कोनिडियाज की, ठीक है। जैसे कि आपके पास बाइसिपिटल आपके पास होती है सक्सेशन, ये आपके पास होती है फ्लावर्स में, ठीक है। फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, उसमें ये आपके पास प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह उसकी अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास बन जाते हैं। ये जो कनीडियाज हैं, ये ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, और येलो कलर में भी हो सकते हैं, और शेप इनकी ओवल या इलिप्टिकल शेप होती है। अब ये जो कनीडियाज हैं ना, ये अपने पेरेंट्स से जैसे ही मेच्योर होते हैं उनसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और विंड के थ्रू क्या कर जाते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं। जैसे ही स्कैटर करते हैं, अब इन्हें ग्रो करना है तो इन्हें कोई ना कोई सूटेबल कोई सबस्ट्रेट चाहिए, ताकि उसके साथ
क्या कर सकें, अटैच हो सकें और आगे जो अपना प्रोसीजर है जर्मिनेशन का उसको कैरी कर सकें। ठीक है, फिर से आपको बता रही हूँ कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, फाइलाइट जो है ये आपके पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपके पास कोनिडिया बनाते हैं। कोनिडिया जो है ना उसको पुश करने के लिए बाहर की तरफ रिपीटेड डिविजन्स होती हैं और कोनिडियाज बनते हैं और वो पहले वाले कोनिडिया को बाहर की तरफ पुश ऑन करते हैं। इस तरह आपके पास एक चेन बनती है। ठीक है, इनके कलर्स ब्लू, ग्रीन, येलो किसी भी शेप में हो सकते हैं, सॉरी किसी भी कलर में हो सकते हैं। शेप इनके पास आपके पास जो होती है वो ओवल या एलिप्टिकल हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही ये मैच्योर होते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से डी अटैच करते हैं और वहाँ डी अटैच होने के बाद विंड के थ्रू स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर होने के बाद ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेट को ढूंढते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं और अपनी जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये था आपके पास पेंसिलियम। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। कल हमने म्यूकर पढ़ा था, आज पेंसिलियम पढ़ा है। दोनों की जो ना आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। कुछ जो आपके पास जो म्यूकर के जो आपकी म्यूकर स्पीशी थी उसके कुछ जो मेंबर्स हैं ना उसको यूज़ किया जाता है फूड फर्मेंटेशन के लिए। फूड फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन से ना आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल, नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो बहुत कम जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत कुछ चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी डेली लाइफ में भी से लेकर इंडस्ट्रियल लाइफ तक फर्मेंटेशन का प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है। फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। आपके घर में जो दही बनती है वहाँ से लेकर इंडस्ट्रीज़ में जो वाइन बनती है ये तमाम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होती हैं। ठीक है, तो जो म्यूकर है ना इसको यूज़ किया जाता है फूड को फर्मेंट करने के लिए। इस तरह ये इसको जो फंजाइज हैं उसको जो फूड की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि कुछ हर जो फंजाई है ना ये आपके पास हार्मफुल नहीं होता, कुछ यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो जो हम बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए ये आपके पास जो यूज़फुल फंजाइज हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि ये इनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास लैक्टिक एसिड है, अमाइलेजेस हैं। ये जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ ना ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसीजर्स के थ्रू बनती हैं। लैक्टिक एसिड, अमाइलेजेस, रेनिन्स, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके पास फ्यूमेरिक एसिड्स है। ठीक है, तो ये सारे जो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके पास प्रोसेस ऑफ जो है ना फर्मेंटेशन उसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही इंडस्ट्रीज़ में जो स्टार्च है उसको शुगर में चेंज किया जाता है। ठीक है, मोलेसिस का मोलेसिस आपने सुनी होगी। ठीक है, मोलेसिस क्या होता है आपके पास, ये जो वेस्ट होता है गन्ने वगैरह का जो वेस्ट होता है, ठीक है, इसको लेके जाया जाता है शुगर जहाँ पे बनती है इंडस्ट्रीज़ में, सॉरी शुगर इंडस्ट्रीज से इनको लिया जाता है। ठीक है, फिर इनको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट किया जाता है और इनको यूज़ किया जाता है फॉर द वाइन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसीजर है इसको हेल्प आउट करता है, आपके पास फंजाइज हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा ये जो आपके पास चाइनीज़ चीज़ है जिसको हम सूफो कहते हैं, ये सोयाबीन से बनती है। ठीक है, और सोयाबीन से बनाने के लिए इसके जो सोयाबीन से हम आपके पास चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, चाइनीज़ चीज़ बना रहे हैं, ये हम म्यूकर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके पास जो फ्रूट डिजीज़ हैं। ठीक है, जिसको आप स्टोर करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी दिन तक हमारे घरों में फ्रूट स्टोर रहती है। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास क्या होता है, उसको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाती है। तो ये जो आपके पास डिजीज़ हैं ये किससे कॉज होती हैं, आपके पास म्यूकर से। फिर आपके पास बात करते हैं कुछ स्पीशीज़ हैं राइजोपस की, म्यूकर की और एब्सीडिया। ठीक है, ये अटैक करते हैं आपके जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स में आपके पास ये मकई, ठीक है, जितने भी व्हीट है, मेज़ है, जितनी भी चीज़ें जो आप घरों में स्टोर करते हैं, ठीक है, दालें वगैरह, इन सबको ये अटैक करती हैं। कुछ जो स्पीशीज़ हैं म्यूकर की वो आपके पास फैटल डिजीज़ कॉज करती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरोमाइकोसिस। ठीक है, और ये किस तरह कॉज करते हैं कि ये आपके पास जो एनिमल्स हैं या मैन है, ठीक है, एनिमल्स में फंगल एंड जो डिजीज़ है वो होती हैं, ह्यूमन बींग्स में भी फंगल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने
कभी किसी को इस तरह की किसी चीज़ का सामना करना पड़ा हो तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास मूव ऑन किया हो तो उसको भी बात पता होगी कि जो फंगस होते हैं, ठीक है, ये आपके पास ह्यूमन और एनिमल्स को भी अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बात करते हैं इन्फेक्टेड लंग्स, ठीक है, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स पर्टिकुलरली ह्यूमन, मतलब मैन के अंदर वो बात कर रहा है कि जो ज़्यादा फंगल डिजीज़ होती है ना वो आपके पास किस में हो सकती है, लंग ब्रेन्स में, ठीक है। वैसे तो स्किन के में भी इनकी काफ़ी डिजीज़ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो फंगस अटैक करता है वो आपकी स्किन को अटैक करता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि पेंसिलियम की। पेंसिलियम की जो स्पीशीज़ है ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है फ्रूट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंटीबायोटिक और माइटॉक्सिन्स के लिए। अब इस चीज़ का आइडिया आपको बहुत अच्छे से होगा कि आप जो है ना पेंसिलिन मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, यानी इसे आप एज अ ड्रग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये पेंसिलिन क्या है, आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके अलावा एमपेंसिलिन है, बहुत सारी हैं ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसमें इसका यूज़ है। उसके अलावा एंटीटॉक्सिन, यानी इससे हम ऐसा जो आपके पास टॉक्सिन क्या होता है, पॉइजनस मटेरियल होता है, यानी उसके अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ एंटी टॉक्सिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये आपके पास फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, सबसे पहले चीज़ प्रोडक्शन है, ठीक है। पेंसिलिन स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है चीज़ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब चीज़ एक तरह से नहीं प्रोड्यूस हो रही, बहुत बहुत डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। आपने अपने जो है ना मुल्क में भी अगर देखी हो, कभी बेकरी वगैरह विज़िट की हो ना, उसमें आपके पास डिफरेंट नेमिंग्स के साथ चीज़ आपको मिलेगी। वो नेमिंग्स के साथ इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, ठीक है। इस वजह से उसको डिफरेंट नेमिंग्स दी जाती हैं। इस तरह वो कह रहा है कि जब जो डिफरेंट काइंड की चीज़ है, जिसमें आपके पास ब्लू चीज़ है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है, सॉरी उसको जो है ना वो बनाया जाता है पेंसिलिन की स्पीशीज़ के थ्रू, ठीक है। इसमें जो आपके पास पेंसिलिन की स्पीशी यूज़ की जाती है वो आपके पास है कैमम्बर्टाई, ठीक है, और इसे कैमम्बर्ट से प्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आपके पास है ब्राई चीज़, ठीक है। इसको आपके जो स्पीशी प्रोड्यूस करती है पेंसिलिन की वो आपके पास है पीरियोग फोर्टाई है, ठीक है। और इसके जो बनाया किससे जाता है, रॉक फोर्ट से बनाया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने दो तीन चीज़ के नाम तो आपने यहीं देख लिए, ठीक है, कि आपके पास एक जो थी वो सूफू थी, चाइनीज़ चीज़ थी जिसको सोयाबीन से बनाया जा रहा था, एक आपके पास ब्लू चीज़ थी और दूसरी आपके पास ब्राई चीज़ थी, ठीक है। और ये ब्राई और आपके पास जो ब्लू चीज़ है ये प्रोड्यूस करवाई जा रही है पेंसिलिन के थ्रू। फिर आपके पास है इंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। जो पेंसिलिन है इसकी स्पीशीज़ को यूज़ किया जा रहा है ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि आपके पास सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है उसके लिए, और सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन के लिए टारटारिक एसिड, ठीक है, इन सब की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेंसिलिन से हमें बहुत सारे एंजाइम्स भी मिलते हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम बहुत सारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। इनका हम एक्शन करवाते हैं किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, जो सबस्ट्रेट लेंगे बिल्कुल वैसा ही एंजाइम प्रोड्यूस होगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि अमाइलेजेस है ना, उसके लिए आप वीट लेते हैं, ठीक है, वीट थोड़ी सी लेते हैं और उसके ऊपर पेंसिलिन का एक्शन करवाते हैं तो आपके पास अमाइलेजेस प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। इस तरह प्रोटीन के ऊपर करवाएंगे तो प्रोटीएजेस होंगे, सेलुलेजेस, लाइपेजेस और पेक्टिनेजेस, ये डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं जो आप पेंसिलिन से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। एक पेंसिलिन और आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट होते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस की बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आपको पता है, इसे एज अ एंटीबायोटिक यूज़ किया था। पेंसिलियम से इसने प्रोड्यूस करवाई थी आपके पास पेंसिलिन, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इनहेबिटेशन के साथ, मतलब आपको ये सारी स्टोरी पता है कि वो लैब में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहा था, ठीक है, वो उसको वहाँ पे छोड़ के चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आया तो जो आपकी बैक्टीरियाज थी उसकी किलिंग स्टार्ट हो गई थी। वो इतने टाइम से इसके ऊपर वर्क कर रहा था कि इस बैक्टीरिया से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, लेकिन उसको कोई एक प्रॉपर किस्म का सोल्यूशन नहीं था मिल रहा। तो उसने जब वो अपना कल्चर वहाँ पे छोड़ के गया, नेक्स्ट डे आया, उसने देखा कि बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुकी हुई है, ठीक है।
तो जब उसने इसके ऊपर वर्कआउट किया तो उसको पता चला कि इसमें एक फंगस का अटैक हुआ है जो कि आपके पास पेंसिलिन है, ठीक है, और उसने इसकी ग्रोथ को क्या किया, इनहिबिट करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फ्लोरे और चेन इन्होंने एक्सट्रैक्ट की थी, और फिर एक मतलब पेंसिलिन की एक्सट्रैक्शन और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब पहले एक्सट्रैक्ट करना, आपको पता है पेंसिलिन एक फंगस थी, उसकी एक्सट्रैक्शन उसको मेडिकेशन में चेंज करना, और फिर उसको World War II के जो पेशेंट्स थे उस टाइम पे ग्राम पॉजिटिव का जो बैक्टीरिया था, ठीक है, उसका अटैक बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बहुत से लोगों की डेथ्स हो रही थी, और इसी वजह से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। जैसे उन्हें इसका क्योर मिला तो उन्होंने इसे इस मेडिकेशन के में चेंज करके तो उन जो इंजर्ड लोग थे, ठीक है, वो जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं कि आपके पास पेंसिलिन को प्रोड्यूस किससे करवाया गया था, जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करवाया गया था पेंसिलिनियम क्रिसोजेनम, ये एक स्पीशी है, ठीक है। अब जो है इसका जो इसका पहले जो नेम था वो था पेंसिलियम नुटेटम, ठीक है। और ये जो पेंसिलिन है जो नेचुरली करेंगे, याद रखिएगा, कुछ जो पेंसिलिन है ना अब इसे आर्टिफिशियली भी लैब्स में भी प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और कुछ जो पेंसिलिन हैं की जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स की ना डिफरेंट जनरेशन हैं, ठीक है। तो कुछ जो है ना ये आपके पास नेचुरल है, तो जो आपके पास नेचुरल है इसको हम पेंसिलिन जी कहते हैं, ठीक है, और इसको आप जो है ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, यानी आप इसको क्या करते हैं, मसल्स में इसका इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करवाते हैं। दूसरी आपके पास पेंसिलिन वी है, जिसको आप डिफरेंट जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करवाने के लिए किसी को भी ओरली प्रोड्यूस वो देते हैं, ठीक है। मतलब वी जो फॉर्म है इसे ओरली लिया जाता है, और जो जी फॉर्म है इससे इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है। उसके अलावा पेंसिलिन जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया की, यानी अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं होगी तो वो इतना वीक हो जाता है, ठीक है, कि वो आप उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये पेंसिलिन के पास ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे इनहिबिटिंग एंजाइम्स होते हैं कि वो क्या करता है, वो उसकी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है, कि जिसके बैक्टीरिया का जो वॉल है वो इसको क्या वॉल को क्या कर सके, उसकी वॉल को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जो इसकी स्पीशीज़ है वो एंटी फंगल ड्रग्स हैं और ट्यूमर सप्रेसिंग कंपाउंड्स हैं। एंटी फंगल ड्रग यानी आप क्या करते हैं फंगस के अटैक के ऊपर, ये खुद फंगस है लेकिन ये फिर भी फंगस के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, यानी अगर आपको किसी और फंगस का अटैक हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उस अटैक से क्योर हासिल करने के लिए, ठीक है। और अगर आपके ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं और ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए या उन ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। पेंसिलिन की स्पीशीज़ के माइको रेमेडिएशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। माइको रेमेडिएशन यानी बायो रेमेडिएशन। अब बायो रेमेडिएशन क्या होती है कि आप के जितने भी के जो सराउंडिंग है, ठीक है, उससे आप जो है ना क्लीन करवाएं, ठीक है। बायो रेमेडिएशन में आपके पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर माइक्रो रेडिएशन कराएंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, फंगस को यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट में जितने भी आपके पास जीनोबायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बायो रेमेडिएशन में मतलब आपके पास सारे आ जाते हैं। बैक्टीरियाज को भी यूज़ किया जाता है रेमेडिएशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है, एल्गीज को भी यूज़ किया जाता है पोल्यूशन वगैरह कम करने के लिए। तो बायो रेमेडिएशन की एक टाइप है माइक्रो रेमेडिएशन, ठीक है, और माइक्रो रेमेडिएशन के लिए हम जो स्पीशी यूज़ करते हैं वो फंगस की स्पीशी होती है, ठीक है। माइको का मतलब होता है फंगस, माइको का वर्ड जहाँ पे भी नज़र आता है इसका मतलब होता है फंगस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, फंगस को यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, उसमें से जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इससे बायो रेमेडिएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आज का जो टॉपिक था इसमें हमने यही सब चीज़ें पढ़नी थी, पेंसिलियम और उसकी हमने इंपॉर्टेंस देखी है, प्लस हमने म्यूकर की इंपॉर्टेंस भी देखी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कल इसकी नेक्स्ट स्पीशी को कैरी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।